धारा 61, भागने पर पीछा करने और फिर से पकड़ने की शक्ति। यह धारा उस व्यक्ति को अधिकार देती है जिसकी वैध हिरासत से कोई अपराधी भाग जाता है या छुड़ा लिया जाता है, कि वह उसका पीछा करे और उसे भारत में कहीं भी फिर से गिरफ्तार करे। एक, यदि कोई व्यक्ति वैध हिरासत लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है या उसे छुड़ा लिया जाता है, तो जिस व्यक्ति की हिरासत से वह भागा या छुड़ाया गया था, वह तुरंत उसका पीछा कर सकता है और उसे भारत के किसी भी स्थान पर गिरफ्तार कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति कानूनी हिरासत जैसे पुलिस की हिरासत, जेल की हिरासत या किसी निजी व्यक्ति की वैध हिरासत से भाग जाता है, या उसे किसी और द्वारा छुड़ा लिया जाता है, तो जिस व्यक्ति की हिरासत से वह भागा या छुड़ाया गया था, जैसे पुलिस अधिकारी, जेल गार्ड या वह निजी व्यक्ति जिसने उसे वैध रूप से गिरफ्तार किया था, उसे यह अधिकार है कि वह तुरंत उस भागे हुए व्यक्ति का पीछा करे और उसे भारत में कहीं भी जाकर फिर से गिरफ्तार कर ले। 2. धारा 44 के प्रावधान उपधारा 1 के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के तहत कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तार करने का अधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो। सरल शब्दों में, इस धारा की उपधारा 1 के तहत यानी भागे हुए व्यक्ति को फिर से पकड़ने के लिए की जाने वाली गिरफ्तारियों पर धारा 22 गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रवेश किए गए स्थान की तलाशी के नियम लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर भागे हुए व्यक्ति को किसी जगह के अंदर छिपा हुआ माना जाता है, तो उसे पकड़ने वाला व्यक्ति उस जगह में घुसने और तलाशी लेने के लिए धारा 44 में बताई गई प्रक्रिया, जैसे दरवाजे तोड़ना, महिलाओं के कब्जे वाले स्थानों में प्रवेश के नियम का पालन कर सकता है। यह नियम तब भी लागू होंगे भले ही गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति कोई पुलिस अधिकारी ना हो, जैसे कोई आम नागरिक जिसकी हिरासत से अपराधी भागा हो और उसके पास गिरफ्तारी का वारंट ना हो। संक्षेप में, धारा 61 कानून प्रवर्तन और यहां तक कि नागरिकों को भी यह अधिकार देती है कि वे वैध हिरासत से भागे हुए या छुड़ाए गए अपराधियों का पूरे भारत में पीछा करें और उन्हें फिर से गिरफ्तार करें। यह धारा यह भी स्पष्ट करती है कि ऐसी पुनर्गिरफ्तारी के लिए धारा 44 स्थान की तलाशी के प्रावधान लागू होंगे, जिससे आवश्यक बल और प्रवेश की अनुमति मिलती है, भले ही गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति कोई गैर पुलिस हो। धारा 62 गिरफ्तारी संहिता के अनुसार ही की जाएगी। यह धारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया के संबंध में एक मूलभूत सिद्धांत स्थापित करती है कि गिरफ्तारी केवल कानून द्वारा निर्धारित तरीकों से ही की जानी चाहिए। कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता के प्रावधानों या गिरफ्तारी के लिए उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुसार ही की जाएगी। सरल शब्दों में, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार केवल तभी किया जा सकता है जब गिरफ्तारी की प्रक्रिया इस नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नियमों के अनुसार हो या गिरफ्तारी से संबंधित किसी अन्य कानून के नियमों के अनुसार हो जो उस समय लागू हो, जैसे कुछ विशेष अधिनियमों में गिरफ्तारी के विशेष प्रावधान हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य प्राधिकारी अपनी मनमर्जी से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तारी हमेशा कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रियाओं और शक्तियों के दायरे में ही होनी चाहिए, जैसा कि इस संहिता या किसी अन्य प्रासंगिक कानून में बताया गया है। यह नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है और कानून के शासन को बनाए रखता है। संक्षेप में, धारा 62 गिरफ्तारी की वैधता के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखती है कि सभी गिरफ्तारियां केवल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या किसी अन्य वर्तमान में लागू कानून के प्रावधानों के सख्त अनुसार ही की जानी चाहिए। यह मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाती है और कानूनी प्रक्रिया के पालन को अनिवार्य बनाती है। धारा 63 समन का प्रारूप। यह धारा बताती है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के तहत जारी किया गया हर समन यानी न्यायालय का वह आदेश जो किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए भेजा जाता है, किस प्रारूप में होना चाहिए। इस संहिता के तहत किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन, सरल शब्दों में, जब भी कोई अदालत इस नए कानून के तहत किसी व्यक्ति को पेश होने का आदेश समन
भेजती है तो वह समन ऐसा होना चाहिए। आई, लिखित रूप में 2 प्रतियों में डुप्लीकेट, ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा जैसा उच्च न्यायालय समय समय पर नियम द्वारा निर्देशित कर सकता है, और न्यायालय की मुहर सील ऑफ द कोर्ट लगी होगी। या वो सरल शब्दों में समन लिखा हुआ होना चाहिए और इसकी 2 प्रतियां होनी चाहिए। ओ, इस पर अदालत के पीठासीन अधिकारी जैसे जज या मजिस्ट्रेट के दस्तखत होने चाहिए। ओ, या किसी ऐसे अन्य अधिकारी के दस्तखत हो सकते हैं जिसे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने नियमों द्वारा इसके लिए अधिकृत किया हो। ओ, और समन पर अदालत की मुहर भी लगी होनी चाहिए। 8 एक एन्क्रिप्टेड या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के रूप में होगा और न्यायालय की मुहर का चित्र या डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर होंगे। ओ, सरल शब्दों में समन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भेजा जा सकता है। ओ, यह एन्क्रिप्टेड सुरक्षित कोड में होना चाहिए या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाना चाहिए जैसे ईमेल विशेष ऐप के माध्यम से। ओ, इस इलेक्ट्रॉनिक समन पर अदालत की मुहर की इमेज, तस्वीर या डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होने चाहिए। संक्षेप में, धारा 63 समन के जारी करने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाती है। यह समन के पारंपरिक कागजी प्रारूप, लिखित 2 प्रतियों में हस्ताक्षर और मुहर के साथ को बनाए रखती है, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रॉनिक समन को भी कानूनी वैधता प्रदान करती है, जिसमें डिजिटल सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और सत्यापन, डिजिटल हस्ताक्षर या मुहर की इमेज का प्रावधान है। यह न्याय प्रक्रिया को अधिक कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मदद करता है। धारा 64 समन कैसे तामील किया जाएगा। यह धारा विस्तृत रूप से बताती है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन को किसी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया, तामील किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील का नया प्रावधान भी शामिल है। 1, प्रत्येक समन एक पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस संबंध में बना सकती है, इसे जारी करने वाले न्यायालय के अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा तामील किया जाएगा। सरल शब्दों में, हर समन को या तो एक पुलिस अधिकारी तामील करेगा या फिर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जिस अदालत ने समन जारी किया है उसका कोई अधिकारी या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक तामील करेगा। परंतु यह कि पुलिस स्टेशन या न्यायालय में रजिस्ट्रार एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अन्य विवरण दर्ज किए जाएंगे जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है। सरल शब्दों में, लेकिन पुलिस स्टेशन या अदालत में रजिस्ट्रार को एक खास रजिस्टर रखना होगा। इस रजिस्टर में उस व्यक्ति का पता, ईमेल पता, फोन नंबर और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अन्य विवरण दर्ज किए जाएंगे। यह जानकारी समन तामील करने में मदद करेगी। 2, समन यदि संभव हो तो समन किए गए व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समन की 2 प्रतियों में से एक को उसे देकर या टेंडर करके तामील किया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर मुमकिन हो तो समन व्यक्तिगत रूप से उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसे बुलाया गया है। समन की 2 प्रतियों में से एक उसे हाथों हाथ देनी होगी, परंतु यह कि न्यायालय की मुहर की छवि वाले समन को इलेक्ट्रॉनिक संचार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा भी ऐसे रूप और ऐसे तरीके से तामील किया जा सकता है जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है। सरल शब्दों में, लेकिन यह एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब समन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेजा जा सकता है, जैसे ईमेल या किसी सरकारी ऐप के माध्यम से। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक समन पर अदालत की मुहर की डिजिटल इमेज, तस्वीर होनी चाहिए। इसे किस खास इलेक्ट्रॉनिक रूप और तरीके से भेजा जाएगा, यह राज्य सरकार नियमों द्वारा तय करेगी। 3, जिस भी व्यक्ति को समन इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाता है, वह यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक हो तो दूसरी प्रति के पीछे इसकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर करेगा। सरल शब्दों में, जिस व्यक्ति को समन हाथों हाथ दिया जाता है, यदि समन तामील करने वाला अधिकारी कहे तो उसे समन की दूसरी कॉपी के पीछे अपने दस्तखत करने होंगे, यह पुष्टि करने के लिए कि उसने समन प्राप्त कर लिया है। संक्षेप में, धारा 64
समन की तामील के पारंपरिक व्यक्तिगत रूप से हाथ में सौंपना और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार दोनों तरीकों को मान्यता देती है। यह पुलिस, कोर्ट अधिकारियों या अन्य लोक सेवकों द्वारा तामील की अनुमति देती है और तामील के लिए व्यक्तियों के संपर्क विवरण का एक रजिस्टर बनाए रखने पर जोर देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इलेक्ट्रॉनिक समन को कानूनी वैधता प्रदान करती है, जिससे न्याय प्रणाली में दक्षता और गति आ सकती है। धारा 65 कॉरपोरेट निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील। यह धारा विशेष रूप से बताती है कि जब न्यायालय किसी कंपनी, निगम, फर्म या व्यक्तियों के समूह को समन भेजता है तो उसे कैसे तामील किया जाएगा। एक, किसी कंपनी या निगम, कॉरपोरेशन पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, डायरेक्टर, प्रबंधक, मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। या भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को संबोधित करके पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस स्थिति में समन की तामील तब प्रभावी मानी जाएगी जब पत्र डाक के सामान्य क्रम में पहुंच जाएगा। सरल शब्दों में, अगर अदालत को किसी कंपनी या निगम को समन भेजना है तो उसे तामील करने के दो तरीके हैं। एक, व्यक्तिगत रूप से तामील। समन को कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी को सीधे सौंपकर तामील किया जा सकता है। 2, पंजीकृत डाक द्वारा तामील। समन को पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा एक पत्र के रूप में भेजा जा सकता है। यह पत्र कंपनी या निगम के भारत में स्थित निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी के पते पर भेजा जाना चाहिए। अगर पंजीकृत डाक से भेजा जाता है तो यह माना जाएगा कि समन की तामील तब हो गई है जब वह पत्र सामान्य डाक प्रक्रिया के अनुसार पहुंच जाता, भले ही प्राप्तकर्ता ने अभी तक उस पर दस्तखत न किए हों, अगर वह सामान्य रूप से डिलीवर हो जाता है। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। इस धारा में कंपनी का अर्थ एक निगमित निकाय, बॉडी कॉर्पोरेट है, और निगम का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 का 18 के तहत पंजीकृत एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। सरल शब्दों में, इस धारा में कंपनी का मतलब है कोई भी निगमित निकाय, बॉडी कॉर्पोरेट। निगम का मतलब है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कोई कंपनी या अन्य निगमित निकाय या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत कोई सोसाइटी। यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि किस प्रकार के संगठनों पर यह नियम लागू होगा। 2, किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स पर समन की तामील ऐसी फर्म या संघ के किसी भी भागीदार, पार्टनर पर तामील करके की जा सकती है या ऐसे भागीदार को संबोधित करके पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस स्थिति में समन की तामील तब प्रभावी मानी जाएगी जब पत्र डाक के सामान्य क्रम में पहुंच जाएगा। सरल शब्दों में, अगर अदालत को किसी फर्म, जैसे पार्टनरशिप फर्म या व्यक्तियों के किसी अन्य समूह को समन भेजना है तो उसे तामील करने के भी दो तरीके हैं। एक, व्यक्तिगत रूप से तामील। समन को फर्म या संघ के किसी भी भागीदार, पार्टनर को सीधे सौंपकर तामील किया जा सकता है। 2, पंजीकृत डाक द्वारा तामील। समन को पंजीकृत डाक द्वारा एक पत्र के रूप में भेजा जा सकता है। यह पत्र उस भागीदार के पते पर भेजा जाना चाहिए। अगर पंजीकृत डाक से भेजा जाता है तो यह माना जाएगा कि समन की तामील तब हो गई है जब वह पत्र सामान्य डाक प्रक्रिया के अनुसार पहुंच जाता। संक्षेप में, धारा 65 विशेष रूप से व्यावसायिक और संगठित संस्थाओं पर समन तामील करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। यह समन को सीधे जिम्मेदार अधिकारियों या भागीदारों को सौंपने या उन्हें पंजीकृत डाक द्वारा भेजने की अनुमति देती है और यह सुनिश्चित करती है कि डाक के सामान्य क्रम में पत्र पहुंचने पर ही तामील को वैध माना जाए। यह अदालती प्रक्रियाओं को ऐसे संस्थागत संदर्भों में अधिक कुशल बनाती है।